ठीक है, तो 21 स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम है, रेगुलर नहीं है क्लास में। ठीक है, तो मैंने लास्ट वाले पॉइंट क्या बताए थे वो तो दूसरी स्लाइड में चले गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने जो अपने लास्ट के 2 पॉइंट्स थे, एक तो पहला बताया था कि जो कॉपर जो +1 में होता है बेसिकली वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि वो +1 से +2 में भी जा सकता है, +1 से 0 में भी। ठीक है, यही बताया था मैंने, ये देखो यही वाली रिएक्शन करवाई थी ना, Cu2+ और Cu में भी जाता है। तो कॉपर क्या है, कैसी रिएक्शन शो कर रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट था और मैं एनर्जी वाला बता दो मैम, ये हाइप कैसे हुआ। हाँ मैं बता रही हूँ, देखो बेटा आपने ना एक कंसेप्ट समझा होगा, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ अपना। जब तुम 11th में थे हाइड्रेशन एनर्जी कंसेप्ट समझा था तुमने। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, देखो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज बाय साइज। दीपक आ गया क्या? दीपक? यस मैम। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, चार्ज बाय साइज। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। कैसे, एक बात बताओ, एक तुम्हारे पास है, सपोज इसी का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, एक है तुम्हारे पास कॉपर +1, एक है कॉपर +2, राइट। कॉपर पे क्या है, +2 का चार्ज है, चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि आपने जो उसमें सोलवेंट लिया हुआ है वो पानी लिया हुआ है। तुम्हें भी पता है हाइड्रेटेड वर्ड पानी से रिलेटेड होता है, राइट। तो एक बात बताओ, पानी का नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर होता है, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये पता है। तो एक बात सोचो खुद, जिसपे चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वही वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। हाँ प्रियांशु, तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉपर 2+ के पास पावर ज्यादा है वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, राइट। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज, इसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ये तुमने समझा भी होगा पहले कभी कि अट्रैक्शन रिलीज एनर्जी, रिपल्शन रिक्वायर एनर्जी। रिपल्शन को ओवरकम के लिए एनर्जी देनी पड़ती है और जहां पे अट्रैक्शन हो रही होती है वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना अच्छे से पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे उतनी ही क्या होगी, आपकी एनर्जी रिलीज होगी। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। और रिलीज होने का मतलब क्या है बेटा, कि ΔH नेगेटिव होना चाहिए। तो मतलब जितना ज्यादा तुम्हारा नेगेटिव होगा ΔH, उसका मतलब उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुई है, उसमें रिलीज हुई है। यही रीजन है कि जो कॉपर 2+ जो बन रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल क्यों है रिएक्शन, क्योंकि कॉपर 2+ बन रहा है ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2+। कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर +1। अब एक काम करना, तुम सारे के सारे नीट 2023 का क्वेश्चन पेपर होगा तुम लोगों के पास, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, सेम जेई मेन का क्वेश्चन 2023 में आया था, वो इवनिंग शिफ्ट में, मुझे जनवरी था, पता नहीं अप्रैल अटेम्प्ट है। सेम क्वेश्चन नीट वालों ने दिया है 2023। इसके यहीं पे ये स्लाइड में ही है वो क्वेश्चन, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी क्लियर हो गया प्रियांशु? चलिए, ओके ग्रेट। उसके बाद मैंने जो लास्ट पॉइंट एक और बताया था वो ये बताया था कि कॉपर के हैलाइड्स जो होते हैं वो नोन होते हैं, जैसे CuF2 है ना, CuBr2, CuCl2। यहाँ पे अगर तुम देख पाओ कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप देख पा रहे हो, सब में कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बच्चे जल्दी आया करो थोड़ा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है और ऑर्गेनिक में तो गलती भी मत कर देना देर से आने की। बेशक 5 मिनट पहले आ जाना क्लास में, ठीक है, मैं 10 मिनट पहले ही लॉगिन करके बैठ जाऊंगी, लेकिन आ जाना, ठीक है। चलो, हाँ, तो मैंने कहा था कॉपर के हैलाइड्स जो होते हैं वो नोन होते हैं एक्सेप्ट आयोडाइड। ये नहीं होता, ये नहीं देखते। रीजन क्या बताया था, I नेगेटिव क्या था, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा, क्या करता है, ये I नेगेटिव से I2 में चेंज हो जाता है और कॉपर 2+ को किस में चेंज कर देता है, Cu2I2। या ये लिखो या Cui लिखो। अब यहाँ पे देखो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्रियांशु, +1 है, समझ रहे हो? यस मैम।
इस वजह से कॉपर के हैलाइड्स, कॉपर 2 के हैलाइड्स नोन होते हैं लेकिन आयोडाइड के नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में पहले आया हुआ है, आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस लगाओगे। अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैं आप लोगों को मॉड्यूल देती हूँ वो सारे अवंती के मॉड्यूल्स हैं, राइट? तो पहले आप उनको सोल्व कर लिया करो। जैसे ही आप थोड़ा सा ये लगेगा ना आप लोगों को कि आप कवर कर रहे हो अपना सिलेबस 11-12 का, फिर मैं आपको एलएन के भी मॉड्यूल दे दूंगी अगर आपको चाहिए तो, मेरे पास वो भी रखे हुए हैं। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। आप लोग क्या करते हो, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बेसिक आप लोगों का खराब हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ पहले आप बेसिक अपना बिल्कुल अच्छे से कर लो, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, नीट वाले क्या कर रहे हैं, बच्चों का बेसिक जानने की कोशिश कर रहा है, कुछ पैटर्न ऐसा हो गया। ठीक है, अभी 2023 के पेपर को एनालाइज करना केमिस्ट्री के, जिसने बहुत अच्छे से बेसिक को क्लियर किया हुआ है ना, वो ही अच्छा स्कोर कर पाया होगा केमिस्ट्री में, वरना कबाड़ा। इवन अगर तुमने टॉपर का भी इंटरव्यू सुना होगा तो उसने भी यही बोला था, इस बार केमिस्ट्री का पेपर ट्रिकी था। फिजिक्स इजी थी, बायोलॉजी भी इजी थी, बट केमिस्ट्री का थोड़ा ट्रिकी था। अगर कोई बच्चा पढ़ के गया अच्छे से एनसीईआरटी और बेस उसका क्लियर है तो वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया होगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलें आगे, स्टार्ट करें फिर। यस मैम। चलो करते हैं फिर, एक सेकंड। हाँ, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, या लिखे रहने दूं, बताओ? लिखा ही सही मैम। हैं मैम लिखा रहने। अच्छा लिखा रहे, ऐसे ज्यादा ही पढ़ाकू बच्चे हैं। ठीक है, ये ना मैंने एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, देखना ये तुम्हारे एनसीईआरटी की स्निपिंग है। ये मैंने लिखने का मेरा क्यों है, क्यों लिख के आई हूँ मैं ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 2025 में बन सकता है। इस वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं आया अभी तक नीट में। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को मैं लिखती खुद से, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एनसीईआरटी की स्निपिंग लगाई हुई है। आप एक एक पॉइंट को यहाँ पे एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा जैसे मैं बोलती जा रही हूँ देखते जाना है ना। इधर देखो, टेबल 8.5 जो कि मैंने तुम्हें कल भी दिखा दी थी, shows the stable halides of the 3D series of transition metals। ठीक है, जो जो जिस ऑक्सीडेशन में स्टेबल हैलाइड्स बनाते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, राइट? उसके बाद लिखा हुआ है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन टाइटेनियम का टेट्रा हैलाइड और वेनेडियम का VF5 और क्रोमियम का F6 वाला हैलाइड। देख पा रहे हो, ये देखो ये मैक्सिमम दिखा रहा है VF5। वेनेडियम में +5 सिर्फ यही बनाता है। ये क्वेश्चन अभी तक नीट में नहीं आया बट आ सकता है। क्या बोल दिया मैंने कि वेनेडियम में +5 वाला कौन सा हैलाइड है, सिर्फ VF5 वाला है। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे देखो क्रोमियम, ये भी तो मैम क्रोमियम हैलाइड भी तो मैम। नहीं वेनेडियम की बात कर रही हूँ बेटा, वेनेडियम की बात कर रही हूँ। +5 में उसका VF5 मिलता है, VCl5 नहीं मिलता, VBr5 नहीं मिलता, ये बोल। ठीक है, इधर देखो क्रोमियम की कितनी दिख रही है आपको, क्रोमियम 6 तक जा रहा है, क्रोम CrF6 CrF5। उसके बाद देखो यहाँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द +7 स्टेट ऑफ मैग्नीज इज नॉट रिप्रेजेंट इन सिंपल हैलाइड। हालांकि हमें पता है कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाती है, राइट? जाती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिंपल हैलाइड्स में वो शो नहीं करता +7, बल्कि इस तरह के कंपाउंड्स में शो करता है। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है MnO3F, क्योंकि सिंपल हैलाइड्स में तो वो मैक्सिमम MnF4 तक ही जा रहा है। आप ऑब्जर्व कर रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि सिंपल हैलाइड्स में तो मैग्नीज जो है MnF4 ही बना रहा है, +4 में है यहाँ पे Mn। ठीक है, अगर लेकिन हमें पता है Mn +7 तक दिखाता है, तो +7 में एक तो Mn2O7 मैंने कल आप लोगों को बताया था, एक ये भी है, देखो MnO3F is known beyond Mn no metal has a trihalide except FeX3 and COF3। ठीक है, समझ आई ये वाली बात? ये सिंपल इसकी बात कर रखी है FeX3 की और COF3 की। ठीक है, आयरन की, और आपको वैसे भी पता है जैसे मैग्नीशियम मैग्नीज के बाद वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें कम होते जाते हैं क्योंकि पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट? और पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है। तो आयरन के केस में FeX3 मैक्सिमम मिल रहा है और COF3 मिल रहा है। ठीक है जी, इतनी बात हो गई क्लियर? एक बार ना ग्रुप में डाल दो कि अपनी क्लास ज्वाइन कर लेंगे। वैसे 30 बच्चे रहते हैं, आज सिर्फ 22 बच्चे हैं।
कौन नहीं आया आज वैसे, मुझे बता पाओगे? चलो, किसने बोला ग्रुप बनाया हुआ है? हाँ दीपक, आपको लिंक नहीं मिला क्या? दे दूंगी मैं, मेरे से आप ले लेना, ठीक है? इतना समझ में आ गया जितना मैं बता रही हूँ? जल्दी बताओ। यस मैम। आगे चलते हैं। देखो कुछ चीजें तो ध्यान रखनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है, इनऑर्गेनिक और डीएनएफ लोग में तो काफी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, बट ट्राई कर रही हूँ कि आपको बताती चलूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि सारा वो ध्यान रखने की जरूरत ना पड़े। ये देखो, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमने कर लिया था कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी होती है किनकी, जो आपके ट्रांजिशन मेटल हैं, अगर वो इनके साथ कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकते हैं। रीजन क्या लिखा है इन्होंने, इधर देखो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ड्यू टू आइदर हायर लैटिस एनर्जी एज इन केस ऑफ COF3, अंडरलाइन करो अपने एनसीईआरटी में, और हायर बॉन्ड एंथैल्पी टर्म्स फॉर हायर कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक PF5 और CrF6। मतलब जो वेनेडियम के साथ इसका फ्लोराइड बन रहा है और क्रोमियम के साथ CrF6 बन रहा है, वो किस वजह से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है? ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो COF3 वाला है वो क्यों बन रहा है, वो क्यों स्टेबल है? ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। ये देख लो, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, सारे अपने बुक में हाईलाइट करेंगे। ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, जो मैं कह रही थी ना कल और भी पॉइंट्स हैं, वो यही वाले पॉइंट्स थे, ठीक है? और जो BF5 वाले हैं, आपको वैसे ही पता है, अगर कोई मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। याद करो फजान रूल, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है? ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी वजह से ही लिखा हुआ ड्यू टू हायर बॉन्ड एंथैल्पी बोल दो या बॉन्ड एनर्जी बोल दो। याद रहेंगी ये चीजें, रखनी ही पड़ेंगी, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ। हो जाएगा? हाँ, ये रहने देना, इसको सिर्फ पढ़ लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन ये वाला पैराग्राफ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, और यहाँ से अभी तक क्वेश्चन भी नहीं आया है नीट में, तो आने वाले हो सकता है आ जाए, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें। आगे चलूं, अभी आगे आइए, ये देखो आगे मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको, कुछ कुछ बातें बताने वाली हूँ, ठीक है? इसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको आना चाहिए, थोड़ा सा, मतलब वैसे तो आप सबको आता है, लेकिन जो जो मेन चीजें हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ क्लियर। मैम नीट के लिए हमें प्रीवियस 10 ईयर, 1 मिनट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर करने, हाँ हाँ हाँ, इतने तो करने चाहिए। मैं तो कहती हूँ 2007-5 से शुरू हो जाए। इधर देखो बच्चे, मैंने एक पॉइंट बताया था तुम लोगों को, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर इज द टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। यही मतलब है इसका, जितना ज्यादा मान लो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की। बोलो हाँ या ना? और अगर यहाँ पे मैं लिखूं लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा उसका। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब वो खुद की टेंडेंसी रखेगा खुद को रिड्यूस करने की, यानी कि वो अच्छा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये छोटी छोटी चीजें जो अभी इसमें काम आने वाली है, यहाँ पे मैं पॉइंट्स बनवा के लिखवाऊंगी, और यहाँ पे क्या होगा वो? अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, टॉपिक देखना क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M2+ से M। कहने का मतलब क्या है, जो मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके M बना रहा है,
ठीक है, अब वो मेटल डी ब्लॉक में से कोई भी हो सकता है। आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है कि कोई मेटल कितना इच्छा रखता है अपने आप को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कोई मेटल कितनी उसकी इच्छा है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके मेटल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब खुद सोचो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की, मान लो 2 मेटल है, ठीक है, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में जाना चाहेगा, बनना चाहेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो इसी स्टेट में रह के खुश होगा, हाँ या ना? यही मतलब हुआ। चलो, अब ये जो ग्राफ है ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ग्राफ है, अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी खोली हुई है तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, जो ये ब्लू से बॉक्स बना रखे हैं ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंटल पता चली है, आपको लर्न नहीं करनी है, सिर्फ आपको देखना है। और जो ये रेड से बनाई हुई है, जो रेड आपको दिखाई दे रहे हैं बॉक्स, वो क्या दिखा रहे हैं, कैलकुलेटेड वैल्यूज। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है और जो थ्योरेटिकल निकाली गई है वो वाली वैल्यूज है। तो अगर मैं बच्चे यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखो टाइटेनियम की वैल्यू नेगेटिव में है, देख पा रहे हो, वेनेडियम की भी, क्रोमियम की भी, मैग्नीज की भी, आयरन की भी, कोबाल्ट में देखो डिफरेंस आया है। देखो इधर ये 0 किसको दिखा रहा है, ये आपका हाइड्रोजन दिखा रहा है, आपको पता है ना, उसके लिए ई नोट सेल की वैल्यू 0 होती है। देखो सारे उससे नीचे लाई कर रहे हैं, चाहे वो टाइटेनियम हो, वेनेडियम हो, क्रोमियम हो, मैग्नीज हो, आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकल भी, इधर देखो निकल की भी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी गई वो देखो ज्यादा नेगेटिव मिली जनरल ट्रेंड से। जनरल ट्रेंड ये है, लेकिन ये देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव मिली। आप लोग समझ पा रहे हैं ना ग्राफ को देख के। लेकिन कॉपर में क्या सीन है, देखो ना, कॉपर में वैल्यू जो है 0 से ज्यादा मिली, मतलब यहाँ पे एक लोता कॉपर ऐसा है जिसकी वैल्यू क्या मिली आपको, पॉजिटिव मिली, और कितनी होती है उसकी, 0.34। जिंक की देखो, जिंक की भी जो है नेगेटिव होती है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को करने हैं और जो आपको एनसीईआरटी में मुश्किल तरीके से हो सकता है लिखा हुआ मिलेगा, बट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट्स बना के चलेंगे। हाँ बोलो जल्दी। एक बार ग्राफ और बता दो बेटा। ग्राफ में क्या दिख रहा है तुम्हें, ग्राफ में तुम्हें ये दिख रहा है, ये किसकी वैल्यू है गायत्री, हाइड्रोजन के लिए आपको पता है ई नोट सेल की वैल्यू 0 होती है, याद करो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 से सभी की नीचे है, नेगेटिव में है सारी वैल्यूज एक्सेप्ट कॉपर। ठीक है, तो कॉपर की वैल्यू, यहाँ से आप क्या समझना चाह रहे हो, आई मीन यहाँ से हम क्या क्या पॉइंट्स कंक्लूड करना है हमें, वो हमें देखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे पहला पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूं मैं, लिखिए some important points। किसके लिए लिखना है, फॉर M2+M। हमें ये देखना है कि कौन कौन मेटल 2+ में रह के खुश है और कौन कौन मेटल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में जाने के लिए इच्छा रखता है, राइट। तो सबसे पहले कॉपर की वैल्यू, इधर देखो, जब मैं कॉपर 2+ के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाती हूँ, उसको कॉपर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो जो मुझे ग्राफ दिखाई दे रहा है उसमें जो मेरे को एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग जो उसका ई नोट है वो पॉजिटिव है। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिखूं तो कितनी है बच्चे, 0.34 वोल्ट है। अब दिमाग लगाओ, इतना रिडक्शन वैल्यू आ रहा है, मतलब इतना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, इट मींस कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जाना चाहेगा, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो इस वजह से ही उसकी जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो अगर मैं मान लो कॉपर की रिएक्शन HCl के साथ करवाती हूँ, क्या वो रिएक्ट करेगा, सोचो। क्या अगर मैं कॉपर की रिएक्शन HCl के साथ कराती हूँ क्या वो H2 लिबरेट करेगा, आंसर इज नो मैम। क्यों नो मैम, इधर देखो, H2 कैसे रिलीज होगी बेटा, जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बना ले तभी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे कॉपर ही बेचारा इतना भूखा है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहे, तो वो हाइड्रोजन को क्या देगा,
समझे? इसलिए कॉपर जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता विद HCl। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसको मैं लिखूं, कॉपर, ये बहुत बार आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद HCl एक्सेप्ट, एक्सेप्शन आ गई है, एक्सेप्ट H2SO4 एंड HNO3। अगर मान लो मैं कॉपर की रिएक्शन कराती हूँ H2SO4 के साथ, या मैं कॉपर की रिएक्शन कराती हूँ HNO3 के साथ, तो ये क्या करेंगे, H2 गैस को लिबरेट करेंगे। एनसीईआरटी की लाइंस है, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। क्योंकि जो ये H2SO4 है और जो HNO3 है बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजेशन है। दीपक है कि नहीं है? यस मैम। कहाँ पे बैठा है आज तू बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, बैठा हुआ हूँ। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद को रिड्यूस करेंगे। खुद को रिड्यूस करने का मतलब क्या है? एसिड को रिड्यूस, हाँ, खुद को रिड्यूस करने का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो ये कॉपर पहले 0 में था अब ये +2 में हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो एसिड एक्सेप्ट करके क्या लिबरेट कर देगा बेटा? H2 गैस लिबरेट कर देगा। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। चलो, बारी फिर से कोई कुछ बोल रहा है? मैम फिर से बता दो। कौन बोल रहा है? सुहानी? यस मैम। सुहानी, इसमें मैंने सिर्फ ये बताया आपका कि कॉपर जो है HCl के साथ रिएक्ट करके जो है H2 गैस लिबरेट नहीं करता, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट पहले भी देखा है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉपर का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो वो खुद ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हाइड्रोजन तो कर ही नहीं पाएगा, यही रीजन की वजह से। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें। क्या एक्सेप्शन है? कि जब कॉपर H2SO4 और HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो H2 गैस लिबरेट कर देगा और क्या बना लेगा? कॉपर सल्फेट और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। ठीक है, रीजन क्या है कि जो आपका H2SO4 HNO3 है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी वजह से ये काम हो रहा है। हाँ सुहानी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए, ये जो तुम बार बार लीव करते हो ना, या तो मेरी क्लास में ही ना आया करो भाई तुम लोग। तुम्हारा पहली क्लास में नेटवर्क खत्म हो, नेटवर्क इश्यू हो जाता है या इंटरनेट खत्म हो जाता है, पूरे दिन फोन चलाओगे तो खत्म ही होगा। ये जो बीच बीच में से लीव होते हो, जब भी तुम्हें पता है कि केमिस्ट्री की क्लास है, किसी और की क्लास है, तो तुम्हें नहीं यूज करना चाहिए ना इतना फोन। जब तुम्हें पता है कि शाम में हमारी क्लासेस होती है, करोगे तो खत्म होगा, और खत्म होगा तो क्लासेस में नहीं आओगे, क्लासेस में नहीं आओगे तो फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, और पल्ले नहीं पड़ेगा नंबर नहीं आएंगे, और फिर नंबर नहीं आएंगे, फिर नीट में ऐसे मुंह लटका के खड़े हो जाओगे कि मैम पेपर अच्छा नहीं हुआ। 8 महीने रह गए और आप लोग कोई सीरियस नहीं है। आगे चलो, पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूं रिडक्शन पोटेंशियल किसकी, Mn2+ और Mn, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल देखा गया है वो क्या मिला है हमें? नेगेटिव देखने को मिला है। आप देख भी पाओगे इस ग्राफ के थ्रू, ये देखो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव देख पा रहे हो, ये देखो मैग्नीज का नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखे हम थोड़ा, Mn2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn बना रहा है और इसका E0 नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीज है वो 2+ में रह के भैया खुश है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? ये तो आप सबको दिख रहा होगा कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आर्गन 18 3d5 होती है, जबकि इसकी क्या होती है? आर्गन 18 3d5 4s2 होती है। ठीक है, तो ये क्या है? हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब ये 3d5 में रह के खुश है तो इसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके Mn बना लेगा। इसी वजह से इसका E0 का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव आ रहा है। क्या क्लियर हो गई ये वाली बात? यस। जल्दी बोलो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी हैं, बस कोई नए, थोड़े से नए अंदाज में मैं पढ़ा रही हूँ उसको। उसके बाद है, अगर मैं बात करूं बेटा इसकी,
Zn2+ से Zn में जब वो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू देखी गई वो भी क्या मिली हमें, नेगेटिव मिली। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, और बल्कि ज्यादा नेगेटिव मिली। जनरल ट्रेंड, ये जो आपको ब्लू कलर दिखा रहे हैं वो क्या दिख रहा है आपको, ऑब्जर्व वैल्यूज है, और जो कैलकुलेट की गई है वैल्यू ये दिख रही है आपको, दिख रहा है सबको, रेड कलर से दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नेगेटिव दिख रहा है। तो नेगेटिव बोले तो कि Zn2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn में जा रहा है तो उसका E0 की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि ये भी जिंक भी अपनी +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में रह के क्या है बेटा, खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है हमें पता है 4s2 3d10 होती है, लेकिन जिंक 2+ की क्या होती है 4s0 3d10, और इसकी होती है 4s2 3d10। तो जब ये इसमें स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्यों जाएगा ये, यही रीजन है कि E0 की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, यानी कि जिंक जो है +2 में ही रहना चाहेगा, जिंक में जाने की इच्छा ज्यादा नहीं रखेगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? मैम बट जो हमारा जिंक है मैम वो फुल फील्ड है ना, वो भी तो। कौन सा बेटा, जिंक भी फुल्ली फिल्ड है, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, अब बात किसकी हो रही है बेटा, बात हो रही है जिंक 2+ से जिंक में जाना चाह रहा है वो, यानी कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, ठीक है। और ये बना रहा है फिर 4s2 3d10, पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके लिए कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, क्योंकि गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा लेगा। तो जब वो इसी फॉर्म में स्टेबल है, खुश है, इसी फॉर्म में 4s0 है 3d10 है, तो ये इसी में रहना चाहेगा, इस वजह से इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये जो वैल्यूज हैं, ये जो एक्सपेरिमेंटल देखने को मिली कि E0 की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये यही रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा कि जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को लेने की इच्छा ज्यादा नहीं रखता है। ओके ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ जाएगा नहीं, जो इसकी गेन करने की टेंडेंसी है वो कम है, तभी मैं बोल रही हूँ इच्छा कम रख रहा है जिंक में जाने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट था आपका थर्ड वाला, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आप बेशक अपने उसमें देखना, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होगी कि मैग्नीज और आपका है एक जिंक और एक आपका निकल, ठीक है। तो Mn2+ Mn में जा रहा है, जिंक 2+ Mn जिंक में जा रहा है, Ni2+ Ni में जा रहा है। तो इनकी जो वैल्यूज हैं तीनों की, E0 की वैल्यूज अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो नेगेटिव है, देखना एक बार। इसका रीजन समझ में आ गया, D5 है, इसका रीजन समझ में आ गया, D10 है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे कहोगे मैम ये हमें समझ में नहीं आया कि निकल 2+ निकल में क्यों नहीं जाना चाहता। इसका रीजन है कि निकल 2+ की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, अपनी बुक में ही लिख लेना या अंडरलाइन कर लेना, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है निकल 2+ की, इसलिए वो निकल में जाने की ज्यादा टेंडेंसी नहीं रखता। यही रीजन है कि उसके E0 की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। कर लोगे सारे? यस मैम। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे लिए किसका है, अब हम देख रहे हैं बेटा रिडक्शन पोटेंशियल M3+ से M2+। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सा मेटल +3 में रहने के लिए राजी है और कौन कौन सा मेटल 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है। ठीक है, समझ में आया क्या देख रहे हैं हम? तो इसका पहला पॉइंट है बेटा, लिखो सारे बच्चे, पहला पॉइंट है स्कैंडियम के लिए, स्कैंडियम +3 से +2। इसकी जो बेटा E0 की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, नेगेटिव। आपको एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस पॉजिटिव का मतलब क्या है, जस्ट बस ये। अब खुद देखो बेटा, स्कैंडियम +3 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या, इच्छा रखेगा क्या लेने की? नहीं रखेगा। वेरी गुड, क्यों नहीं रखेगा? स्कैंडियम यानी कि 21 स्टेबल होती है, आर्गन 18 स्कैंडियम की क्या होती है? 4s और 3d1। ठीक है, तो और स्कैंडियम उसकी 3+ का मैम मतलब एक ही क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है +3, तो उसको छोड़ 4s0 3d0, और जबकि इसमें क्या है +2 में क्या है 3d1।
तो ये स्टेबल है, मैंने आपको पहले ही बताया था। D10 वाली ज्यादा स्टेबल होगी, फिर D5 वाली होगी, फिर D0 D0 वाली होगी। तो ये स्टेबल है, तो क्यों एक इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी लगा के स्कैंडियम +2 में क्यों जाना चाहेगा? फ्री की एनर्जी थोड़ी ना उसके पास। समझ गए? यस मैम। चलो ओके, एक चीज को समझना, देखो बच्चे, जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हम, तो उसमें एनर्जी जनरली रिलीज होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एलिमेंट पे। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जैसे आपने ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ही देखा होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है। जैसे आर्गन है, आर्गन आपको पता है कितना होता है इसका? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना। अगर मान लो मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे के इसको ये बनाना हो, तो क्या ये जाना चाहेगा क्या इसमें? नहीं जाना, क्योंकि ये क्या है? फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड होते। इसमें क्या होगा? उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी आपको एक इलेक्ट्रॉन ठूसने के लिए देनी पड़ जाएगी, तो ओवरऑल जो आपको प्रोसेस है वो महंगा पड़ जाएगा। यस मैम। यस मैम। तो सेम चीजें वहां पे भी यही हो रही है, बिल्कुल सेम, कि स्कैंडियम +3 जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनर्जी तो रिलीज होगी नो डाउट जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, लेकिन इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी आपको उसके इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पहले ही स्टेबल। तो इस वजह से हमें देखना है कि जो हमारा पूरा ओवरऑल प्रोसेस है वो महंगा पड़ रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसे निकलती है वैल्यूज, अगर आप कभी देखेंगे बुक्स वगैरह में, तो ई नोट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है? सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या लग रही है, सब्लिमेशन एनर्जी कितनी लग रही है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या देख रही है, इन तीनों के ओवरऑल वैल्यूज को मिला के ही देखा जाता है कि हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए आ क्या रही है। हम तो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन निकली कैसे है? आयनाइजेशन एनर्जी देखी जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी देखी जाती है, सब्लिमेशन एनर्जी देखी जाती है, तब ये वैल्यूज निकल के आती है। समझ रहे हो चीजों को? चलो चलो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद है सेकंड, ये क्या था? हाँ, इसमें सेकंड पॉइंट है बेटा, Mn+3 से Mn+2 की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली हमें? पॉजिटिव मिली। ये तो तुम एक्सप्लेन भी कर दोगे बहुत बढ़िया तरीके से, कर दोगे कैसे? कि Mn+3 एक इलेक्ट्रॉन लेके Mn2+ बना रहा है, राइट? ये क्या था? 3d5 4s1 था, बोलो कितना था ये मुझे बताओ। Mn+3 कितना होगा? 3d4 होगा, 3d5 होगा? 3d5 3d4 होगा मैम। 4 होगा। हाँ, +2 का मतलब क्या है? 3d5। हाँ, बस एक दूसरे की देखा देखी बोल दिया करो, खत्म कहानी, है ना? d4, ठीक है। और ये क्या है आपका? 3d5। तो ये स्टेबल है, तो जाना चाहेगा तो इसका ई नोट वैल्यू वही तो दिखा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू यही तो दिखा रहा है कि Mn+3 एक इलेक्ट्रॉन लेके Mn2+ में जाना चाहेगा। हो गया ये वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो कि ई नोट जो है Fe3+ टू Fe2+ क्या देखा गया? नेगेटिव देखा गया। बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं था, लेकिन वैल्यू कम थी। क्यों थी ये अभी तुम समझ पाओगे कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ बनाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सबको? ये होगा 3d5, ठीक है, और ये क्या होगा? 3d6। ये स्टेबल है, हाफ फील्ड है, स्टेबल है, तो ये जाने की इच्छा क्या रखेगा बच्चे? कम रखेगा। क्या मैं मान सकती हूँ इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो ओके, ये क्या हो गया? मेरे को पेज और चाहिए थे भाई, पेज कैसे खत्म हो गए? एक मिनट रुकना। ठीक है, चलो आओ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चे कि जो आपका क्रोमियम है, क्रोमियम+2, ठीक है, और लिखो टाइटेनियम+2। ये क्या है आपके? स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है बच्चा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिखो सारे बच्चे। होगी मैम। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, मुझे बता पाओगे? मैम जो खुद को रिड्यूस करे और गलत, साक्षी ने गलत बोला है। जो खुद को रिड्यूस करे, दूसरों को रिड्यूस करे। मैम जो खुद को रिड्यूस करेंगे, खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक लिख लो आप ना। चलो ठीक है, ये वाला देखते हैं पहले हम क्या है। क्रोमियम 2+ है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है सारे बताओगे? D4 है। तुम पहले ना, तुम्हारे बेसिक क्लियर नहीं है बेटा, कुछ मैं बता रही हूँ, बेसिक क्लियर करो। D4 है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? खुद को ही ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, यानी कि और आपको पता है ये क्रोमियम की +3 और +2 देखने को मिलती है। तो +3 में ये क्या D3, और आपको पता है T2G की अगर मैं बात करूं तो ये देखो ना, हाफ फील्ड होगी, स्टेबल है। तो मैं बोल सकती हूँ कि क्रोमियम 2+ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम क्या है? D2। यस मैम, D। तो टाइटेनियम किस में जाना चाहेगा? 4 में जाना चाहेगा, ऑक्सीडाइज ही करना है ना खुद को। तो टाइटेनियम +6 में जाएगा, फिर टाइटेनियम +4 में जाएगा, क्योंकि +4 में मुझे पता है D0 है, स्टेबल है। बोलो हाँ या ना। ये आपके एनसीईआरटी के हैं, और आपके चाहे वो कोई भी एग्जाम एडवांस हो, मेंस हो, नीट हो, वहां पे यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक काम करेंगे, इन सबको रिवाइज करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लिखो Mn+3 और कोबाल्ट +3, ये क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड। कैसे? Mn+3 क्या होता है? D4। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? खुद को रिड्यूस करेगा, राइट? खुद को रिड्यूस करने का मतलब क्या? Mn+2 इसकी स्टेबल है, क्योंकि D5 है। ऐसे ही ये वाला भी आपको ध्यान रखना है कि कोबाल्ट +3, कोबाल्ट की भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, +3 और +2। कई कई जगह +3 वाली स्टेबल भी होती है, कई कई जगह +2 वाली स्टेबल भी होती है। तो हम कह देते हैं कि दोनों ही सही है, दोनों ही स्टेबल है। तो अगर मान लो कहीं लिखा आता है कि कोबाल्ट +3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जी हाँ है, वो भी अपने आप को रिड्यूस कर सकता है कोबाल्ट +2। ये बात हमें कैसे पता चली? इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख के पता चली। समझ गए मैम? अगर क्वेश्चन में दोनों दिए, कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट 3+, मैम उसमें पूछे कि सबसे ज्यादा मतलब स्टेबल कौन सी इन दोनों में थे? नहीं नहीं, वो क्वेश्चन जो बन के आता है ना निगम, वो बेटा बन के आता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बन के आता है, जहाँ पे तुम्हें कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, वहां पे तुम स्टेबिलिटी अगर तुमसे पूछेंगे तो तुम्हें वहां पे CFSC निकाल के आती है। ठीक है, जिसकी CFSC ज्यादा नेगेटिव में आएगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरे वाला कम होगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, V+2 स्टेबल है क्या? बताना, V+2 स्टेबल है क्या? नो मैम, नहीं है मैम। अगर मैं मान लो इनके साथ एक ये भी ऐड कर दूं, हम +3 तो हम +2 आपने कहा +3 तो होगा मैम। नहीं इधर देखो, पता ही नहीं तुम क्या पढ़ते हो। इधर देखो, अगर आप बेटा एनसीईआरटी देखोगे ना, तो वहां पे एक चीज गड़बड़ा रखी है। एक बार अगर ओपन करके बैठे हो तो देखना, उसके अंदर लिखा होगा कि +3 से जब वो +2 में जा रहा है तो उसकी लो वैल्यू है, अगर बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। बट मैं ये कहती हूँ कि E0 की वैल्यू हाई होती है इसमें, और यही ठीक भी है। क्यों? क्योंकि जब बेटा वेनेडियम +3 की, एक बार मुझे वो निकाल के दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? बताओगे? स्कैंडियम तेरीविदाई 23 होता है, 4s2 3d3 होता है ना। यस तो मैम। अगर मैं निकाल दूंगी तो 3 अगर 3d2 हो जाएगा। और अगर मैं वेनेडियम +2 की बात करूं तो वो होगा 3d3। क्या 3d3 स्टेबल नहीं है क्या? T2G क्यों मना कर रहे थे? ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी स्टेबल होती है बच्चे? D10 वाली, D5 वाली, लिख दूं क्या यहाँ पे? वाली। नो मैम, D10 वाली, D5 वाली और D0 वाली।
फिर उसके बाद अगर आपको देखना है तो D3 हमने किस बेसिस पे बोला, क्योंकि T2G इसमें हाफ फिल्ड है, इस वजह से हमने बोला। तो सारी चीजों को कंपाइल करके मैंने लिखवा दिया है। अब आपको बस अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है। जहां पे भी डाउट आता है ग्रुप में भेजो फोटो, मुझे पर्सनली भेजनी है भेजो, क्योंकि आएंगे, क्योंकि आपको कुछ लाइंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो सर के ऊपर से जाएंगे। ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूँ आप कितने अच्छे से उसको पढ़ पाते हैं। हाँ दीपक बेटा बोलो। मैंने जो आपने T2G वाला कांसेप्ट लिखा है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। हाँ बेटा, जो आपको कोऑर्डिनेशन समझ नहीं आया। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा अभी तुमने? नहीं मैम, अभी बस बेसिक पढ़ा है। अच्छा बेटा, उसको कंप्लीट कर लो, कोई नहीं हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। ओके मैम, नोमेनक्लेचर तक हो गया है मेरा। हाँ, उसमें भी मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ बेटा। ये जो T2G वाला टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो आप उसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल, है ना। हाँ बोलो प्रियांशु, कुछ कह रहा था। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या हमारे? हाँ जी, हमें टेट्राहेड्रल बनाएंगे हमारे स्ट्रक्चर। कौन से वाले मैम? वैनेडियम। बेटा वो तो देखना पड़ेगा ना कि उसके साथ। मैं T2G पहले भर दिया ना, इसलिए पूछ रहा था मैं। अच्छा, T2G पहले भरते हैं तो फिर वो ऑक्टाहेड्रल होता है। हाँ, लो एनर्जी वाला होता है। टेट्राहेड्रल में तो मैम G लेते ही नहीं है ना। अरे बेटा, पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल ये बात कर रही हूँ। अगर मैं D3 की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो चाहे आपका वो टेट्राहेड्रल हो चाहे वो आपका ऑक्टाहेड्रल हो, सब में T2G यही तो होता है ना, ट्रिपली डीजनरेट होता है ना वो। ठीक है, तो उसको देख के कंफ्यूज ना हो, T2G लिया है क्या, वो अलग चीज है। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि T2G ट्रिपली डीजनरेट है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, क्योंकि हमने ये चीजें देखी है बस, ये वाली। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ आप लोगों को कंसेप्ट। ठीक है जी, चलो ठीक है, दिमाग में बात आई, अच्छी बात है। आगे चलूं? यस मैम। चलो आगे चलते हम। आगे हमारा है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, ये क्या हो गया, इसका गायब क्यों हो गया ये क्या हो गया भाई? हाँ बोलो। मैम उसका एक और ये भी लिख सकते हैं ना कि उसके अंदर एस ऑर्बिटल भी नहीं है। क्यों लिखना है आपको उसमें एस ऑर्बिटल नहीं है? मैम हमारी मैम बता रही थी जब पढ़ा रही थी ऐसे कुछ V2+ का। किसमें एस नहीं है बोल रहे हो तुम? मैम V2+ की वो स्टेबिलिटी के लिए। हाँ तो V2+ में तो है ही नहीं ना, 4s0 है बेटा उसमें तो। स्टेबिलिटी का अगर रीजन है तो ये भी आ सकता है ना कि एस ऑर्बिटल नहीं है। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए, वो तो इसमें भी नहीं है बेटा। फिर इसको कैसे एक्सप्लेन करोगी? इनकी जो स्टेबिलिटी, मतलब ये कितनी जल्दी चेंज होना चाहेंगे, ये हमने कैसे देखा? आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के बेसिस पे देखा। ठीक है, इसका जो V+3 से V+2 जाएगा, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लो वैल्यू, लेकिन मैं बोलूं हाई वैल्यू। हाई वैल्यू का मतलब क्या है कि वेनेडियम +3 में, जो वेनेडियम +3 है वो +2 में जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि उसका D3 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि अगर आप T2G में इलेक्ट्रॉन भरते हो तो वो क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है कि वो हाफ फिल्ड है, इसकी वजह से वो +2 में जाना प्रेफर करेगा। ठीक है, S0 का तो कोई कंसेप्ट नहीं, ऐसे तो कहीं पे भी S0 नहीं है, फिर तो आप हर जगह लगा दोगे कि S0 स्टेबिलिटी का रीजन है, या तो उन्होंने कुछ और बोला होगा पक्का। ओके मैम, इसी चीज में कंफ्यूज हो रहे थे थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि S0 तो बेटा हर जगह खाली है ना, देखो ना, हर कहीं देख लो, टाइटेनियम 2+, क्रोमियम 2+, क्रोमियम +3, फिर तो हम हर किसी में लगा देंगे कि 4s0 है ना। तो उन्होंने पक्का कुछ और बोला होगा, तुमने कोई गलत चीज मतलब या तो समझ ली होगी या जो भी है। ठीक है, आगे चले भाई। ये तो गायब हो गया, ये तो बहुत गलत हुआ, मैंने पूरा लगाया हुआ था एनसीईआरटी का, अब क्या करें? मैम ऐसे ही टेस्ट में हो रहा था। मैम आ गया। पता नहीं क्या हो रहा है। इधर देखो, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में तो मैंने तुम सबको बता रखा है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n×n+2, राइट। और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मुझे आज ही कंप्लीट कराना बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं।
है ना। और मैंने बोला था जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आता भी है तो प्लीज चुप बैठो थोड़ी देर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट। मैम ठीक है, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब आ जाओ, जो ये आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, आपकी एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पहला है स्कैंडियम +3, उसका है D0 कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 है, राइट। टाइटेनियम 3+ के लिए क्या है, D1 है, एक अनपेयर्ड है, और मैंने कहा था अगर एक अनपेयर्ड हो तो 1.8 के आसपास आता है, 2 हो तो 2.8, 3 हो तो 3.8, 4 हो तो 4.8 एंड 5 हो तो 5.8। ये मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। टाइटेनियम 2+ का मतलब क्या है, 3D2, 2.84 आया हुआ है। वेनेडियम +2 3D3, ये देखो ये आया हुआ है। 4 के लिए इतना, 5 के लिए इतना। लेकिन जैसे जैसे आप आयरन की तरफ जाओगे, D6 से पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कम हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो रहा है बच्चे, इनका कम हो रहा है। ये तो है कैलकुलेट जो हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है वो देखो इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, ऑब्जर्व कर पा रहे हो। यस मैम। जैसे आयरन 2+ की अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालती हूँ बच्चे, तो वैल्यू आनी चाहिए 4.90, बट आ कितनी रही है, 5.3 से 5.5 की, है ना। ऐसे ही कोबाल्ट 2+ में 3.87 आना चाहिए, लेकिन इतनी आती है। ये ऐसा क्यों होता है आपको नहीं ध्यान रखना है, बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऐसे केस में जो इन्होंने फॉर्मूला लगाया है जिसकी वजह से इनकी वैल्यूज जो है फ्लक्चुएट हो रही है, वो ये वाला फॉर्मूला है। आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है, ये वाला फॉर्मूला। एल क्या है यहाँ पे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मैम एस हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है। हाँ जी बेटा, एस क्या होता है, n/2, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, s इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। जनरली होता क्या है बेटा, अगर मैं तुम्हें बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो तुम्हें पता है डी ब्लॉक जो आपके डी ब्लॉक होते हैं एलिमेंट्स, डी ऑर्बिटल होती है, डम्बल शेप होती है, एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, थोड़ा समझ रहे हो, एक्सपेंड होते हैं। तो एनवायरनमेंट में एक्सपेंड होने की वजह से वहां पे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी क्या करते हैं, वहां पे काउंट करते हैं। इसकी वजह से जो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट में, वो ये आ रहा है। तुम्हें नहीं करना कि मैम कैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आया, कैसे आया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हें सिर्फ इस फॉर्मूले से निकाल के आना है। ये इंपॉर्टेंट है, जो जेईई एडवांस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जानना जरूरी है। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है जितना मैंने बता रखा है, कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.8, 2 होगा तो 2.8, इस तरह से आप लोगों को करना है। क्लियर हो गया? यस मैम जो सेकंड फार्मूला लिखा है वो L ब्रैकेट L+1 है या 2 ब्रैकेट L+1? कहाँ पे बेटा? न्यू वाला मैम बेटा 4s into s+1 plus l into l+1। l इज योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि डी वाली ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, एनवायरनमेंट में थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड होती हैं, तो उनकी वजह से हम उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी थोड़ा सा क्या करते हैं, काउंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सिर्फ इसकी वजह से ना आके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी ऐड होके आता है। यही रीजन है कि वैल्यूज क्या कर रही हैं, फ्लक्चुएट कर रही हैं, बट आपको ये नहीं करना है। बेशक अभी इसको लिखना भी मत, चलेगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं बच्चे, इधर देखो, आगे है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। आप लोग देख पा रहे हैं, इधर देखना। अगर मैं बात करूं बेटा स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम +3 में कलरलेस है। कलरलेस है, क्यों कलरलेस है? क्योंकि D0 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसके पास, डी ट्रांजिशन। टाइटेनियम में क्या होता है, टाइटेनियम +3 पर्पल होता है, क्यों? क्योंकि इसके पास D1 होता है। ये देखो सारे कलर दिखाई दे रहे हैं, वेनेडियम +3 में कलर्ड है, क्रोमियम +2 और +3 में कलर्ड है, मैग्नीज भी दिखाई दे रहा है, आयरन भी दिखाई दे रहा है, कोबाल्ट भी दिखाई दे रहा है, कॉपर देखो +1 में कलरलेस। D1 से D9 तक कलर शो करती है ना। हाँ मैं भी उस पे ही आ रही हूँ बेटा, ठीक है। जिंक क्या है, +2 में कलरलेस है। ये देखो ये बोतल सी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक अच्छा सा दिखाने के लिए यहाँ पे इमेज लगाई है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग कंसेप्ट को समझो कि यहाँ पे कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। देख समझाती हूँ मैं आपको।
ये देखो, अगर मैं बात करूं बेटा D1 से D9, पार्शली फिल्ड है ये, बताओ। अगर मैं बात, आवाज आ रही है कि मेरी गायब हो गई? यस मैम। अगर मैं बात करूं पार्शली फिल्ड की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 to 9 पार्शली फिल्ड है, तो यहाँ पे क्या होगी, DD ट्रांजिशन होगी। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में भी बताया था बेटा, DD ट्रांजिशन कैसे होती है, आप लोगों को पता है। अगर D की मैं 5 ऑर्बिटल की बात करूं, इस तरह से D जनरेट होती है, लेकिन जैसे ही लिगेंड आएगा तो वो स्प्लिट हो जाती है। अगर मैं स्पेसिफिकली आपकी बात करूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, T2G में हो जाती है और EG में हो जाती है, बोलो। अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं, टाइटेनियम 3+ की, तो मुझे पता है टाइटेनियम 3+ में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं कोई लाइट इंसिडेंट करा तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या कर लेगा, वो एक्साइट करेगा। जैसे ही वो हायर स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वहां पे तो वो स्टेबल है नहीं, हर कोई स्पीसीज अपना लोअर स्टेट में आना चाहेगी। तो जैसे ही वो वापस आएगी तो क्या करेगी, आप बोलते हो रेडिएशन एमिट करेगी विजिबल रीजन में, जिसकी वजह से, विजिबल रीजन कौन से, आपका विबग्योर, ठीक है, आपको जिसकी वजह से कलर दिखाई देता है। और टाइटेनियम 3+ का कलर क्या होता है, वॉयलेट कलर होता है। ये मैंने आपको कहाँ बताया था, कोऑर्डिनेशन में बताया था। यानी कि पहला तो कलर आने का जो रीजन होता है वो क्या होता है, DD ट्रांजिशन। अगर तो आपके मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 के बीच में है, तो वहां पे आप बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे DD ट्रांजिशन होता है। क्या होता है बच्चे, DD ट्रांजिशन होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, अगर आप कभी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं डिटेल में कोऑर्डिनेशन, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि DD ट्रांजिशन की वजह से जो कलर आते हैं वो ज्यादा इंटेंस नहीं आते हैं। इंटेंस होने का मतलब क्या है, ज्यादा ब्राइट कलर नहीं आते, फेड से कलर आते हैं। आगे आप पढ़ोगे DD ट्रांजिशन क्या होती है, फोरबिडन होती है, मैं भी उस पर जा नहीं रही हूँ, ठीक है। तो पहला तो जो कलर आएगा वो DD ट्रांजिशन की वजह से आएगा, समझ गए। अगर मैं बात करूं बच्चे जिंक की और कैडमियम की और मरकरी की, तो मैं बोल सकती हूँ ये कलरलेस होंगे। यस मैम। यस मैम। कलरलेस होंगे, क्यों कलरलेस होंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, डी में क्या है, हाँ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये कलरलेस होगा। इतना समझ में आ गया। चलिए सेकंड चीज है बच्चे, जो आपने आज तक अभी नहीं पढ़ी होगी, हो सकता है पढ़ी भी हो, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। मैंने ये कोऑर्डिनेशन में जान करके नहीं करवाया, क्योंकि मैं यहाँ करवाना चाहती थी उसको। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बोल दो या ट्रांजिशन बोल दो। पहला तो जो कलर आता है वो DD ट्रांजिशन की वजह से आता है। लेकिन बच्चे कुछ ऐसे भी आपके कंपाउंड्स होते हैं जिनके मेटल के पास कोई D इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फिर भी वो कलर शो करते हैं, फिर भी वो कलर शो करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, लिखना है एक बार, VO2+ लिखना है एक बार, उसके अलावा लिखो CrO4 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। इसका कलर होता है डार्क पर्पल, डार्क पर्पल, और ये होता है डीप ऑरेंज येलो या डीप येलो लिख सकते हो, और ये होता है येलो कलर होता है। और हालांकि जो ये चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन में होती क्या, बता तो दो, बताती हूँ अभी। पहले आप एक काम करो मेरे लिए, आप यहाँ पे जो ये सेंट्रल मेटल एटम है, मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करके बता दो बस जल्दी से। +3 इसमें +5 होगी वेनेडियम की, इसमें +6 होगी, और मैग्नीज की होगी +7। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, वेनेडियम +5 के पास D0 है, क्रोमियम +6 के पास भी D0 है, और मैग्नीज के पास भी बच्चे D0 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो बेशक, है ना। लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, कलर शो कर रहे हैं। किसी का कलर येलो आ रहा है, किसी का डीप येलो आ रहा है, किसी का डार्क पर्पल आ रहा है। ऐसा क्यों है, जो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं ऑक्सीजन में उनको। हाँ, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे DD ट्रांजिशन नहीं कर रहे बच्चे, यहाँ पे ये चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हो रहा है। चार्ज ट्रांसफर भी दो तरीके से हो सकता है, 2 तरह का होता है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे कौन सा 2 तरीके का होता है। मेरी स्लाइड पता नहीं कहाँ चली गई भाई, ये देखो। पहला होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और दूसरा होता है मेटल टू लिगेंड। मैं यहाँ पे समझा देती हूँ अलग से। इधर देखो बच्चे, LMCT होता है एक होता है MLCT।
आई नो आप लोगों के लिए नया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में नहीं आता है, बट पढ़ लो, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। दो तरह की चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस होती हैं, कौन कौन सी? लिगेंड टू मेटल, लिख लो बेटा इसको, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसको आप डिटेल में पढ़ते हो अपने एमएससी लेवल पे, बट आप लोग तो डॉक्टर बनने वाले हो सारे, तो थोड़ा सा जितना आप लोगों के लिए जरूरी है मैं बता दूं, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से देख लो बस, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या है? मतलब जो आपका लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा मेटल की खाली ऑर्बिटल में, बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो मतलब हुआ कि लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन देगा मेटल के पास जो खाली डी ऑर्बिटल है। यानी कि इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए कि जो लिगेंड है उसके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। ये यस जल्दी बताओ, कंफर्म करो सारे बच्चे, यहाँ पे 25 बच्चे बैठे हैं इस टाइम पे। लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो मेटल के डी ऑर्बिटल में डालेगा ना भाई, ठीक है। और मेटल के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट डी ऑर्बिटल। या आप ये भी बोल सकते हो मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा बच्चे, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो अब ये देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से लिगेंड हैं जो LMCT करवाते हैं। आपका ऑक्सीजन हो गया, ये देखो ये एग्जाम्पल जो है सारे जो मैंने लिखे हैं ये LMCT के बेटा, ठीक है। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, F नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, ठीक है, O2 नेगेटिव हो गया। ये सारे क्या करते हैं? आपके LMCT शो करते हैं। मैम ये सारे जितने मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं वो शो करते हैं? नहीं, आप ये नहीं बोल सकते हो कि जिनके पास जो पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं वो ये कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, आगे हम देखते हैं मेटल टू लिगेंड। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आपको हल्का फुल्का आइडिया रखना है, ज्यादा नहीं। अब मेटल टू लिगेंड का मतलब क्या है कि मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लिगेंड को, यानी कि लिगेंड ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता बेटा। मैम वही तो इलेक्ट्रॉन मतलब खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। हाँ, ये बोल सकते हो आप कि लिगेंड कैसा होना चाहिए? पाई एक्सेप्टर लिगेंड होना चाहिए। याद करो मैंने आप लोगों को मेटलिन कार्बोनिल में बताया CO की तरह, CO हो गया, Cn नेगेटिव हो गया, SCN नेगेटिव हो गया, इन सबके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन तो देते ही देते हैं, लेकिन इनके पास खाली जगह भी होती है एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे वाले लिगेंड चाहिए। मेटल कैसा चाहिए? जो कि क्या हो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा हो, या आप बोल सकते हो कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। यस मैम। यही मतलब हुआ, बस इतना ध्यान रखना है। दो टाइप की होती है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, LMCT, MLCT। MLCT देखा जाए तो JEE लेवल में आता है, LMCT हम नीट वालों को बस LMCT करना है। तो जितना भी मैंने बोला है वो सारा इस लाइनों में लिखा हुआ है, आप प्लीज पढ़ लेना। अब जो ये है इधर देखो, जो मैंने ये बनाया इधर देखो सारे, MnO4 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है? Mn+7 में है, राइट। Mn+7 का मतलब क्या? D0 है। यस मैम। ऑक्सीजन के पास क्या है? चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये क्या करेगा? इसी खाली ऑर्बिटल में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जिसकी वजह से इसका क्या कलर आता है? डार्क पर्पल। सेम इन केस ऑफ वेनेडियम एंड सेम इन केस ऑफ क्रोमियम। तो ये कैसे तरह की ट्रांजिशन है बच्चे? चार्ज ट्रांसफर। ध्यान रखना, जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होती है या चार्ज ट्रांसफर बैंड is more intense than DD transition. ठीक है, ये आप ध्यान रखें, रख लेंगे ध्यान, ठीक है। मैम हाँ बोलो सुहानी, सुहानी बोलो।
मैम मैं साक्षी हूँ। मैम मैं कह रही थी, आपने जो वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो सिर्फ VF5 में शो हो रही थी, और आपने यहाँ पे VO2+ लिखा है, इसमें +5 हो रही है। वो फ्लोरीन की बात कर रही थी वो बेटा, हैलाइड के लिए था ना, वो हैलाइड में लाइट्स का लेता होगा। क्लोराइड शो करता है। फ्लोरीन की बात कर रही थी। फ्लोरीन में भी क्या, वो हैलाइड, हैलाइड में भी फ्लोरीन तो ऑक्साइड है ना बेटा। मैम KMnO4 में भी चार्ज ट्रांसफर होता है ना? हाँ, CrO4 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, ये सारे के सारे LMCT मतलब के। चार्ज ट्रांसफर में हमारा डार्क कलर आता है। हाँ जी बेटा, बोलो फिर बोलो। चार्ज ट्रांसफर में डार्क कलर आता होगा ना? हाँ, इंटेंस कलर आता है। DD ट्रांजिशन में मैम फेड KMnO4 कलर में तो आता है। लाइट पिंक आता है शायद कलर। ना ना ना, अरे देखा नहीं तुमने, डार्क पर्पल मैम कलर वो तो मैम उसमें आता है ना, हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा निगम ने, मैं अभी आ रही थी इस पे। अगर मैं बात करूं Mn+2 की, तो इसमें तुम कह रहे हो कि पिंक कलर आता है इसमें, ऐसा कुछ बोल रहे हो ना। ये देखो यहाँ पे मैंने शायद दिखा भी रखा होगा, ये देखो, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये शायद तुम्हें दूर से व्हाइट कलर दिखाई दे रहा होगा बेटा, लेकिन ये ना पेल पिंक कलर है, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब ये लगा लो बिल्कुल फेड। टाइट्रेशन होता है ना ऐसा मैम, टाइट्रेशन करते वक्त। क्या करते वक्त? मैम प्रैक्टिकल में वो है ना ये मैम पिंक कलर आता है, फिर तुरंत 11th में करते हैं मैम इसका। मैं आपको रीजन ये दे रही हूँ, ज्ञानियों सुन लो ध्यान से, तुम लोगों को बहुत आता है ना। इधर देखो, मैं ये बताना चाह रही हूँ, मेरे से निगम ने पूछा मैं Mn2+ का तो पिंक आता है, बिल्कुल ठीक बोला उसने, पेल पिंक कलर आता है, लेकिन पेल पिंक कलर आता है ड्यू टू DD ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, D5 होता है, ध्यान से सुन लो। D5 क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड होने की वजह से ये ट्रांजिशन इतने अच्छे से नहीं करता है, जिसकी वजह से जो कलर है वो इंटेंस ना आके कैसा आता है बेटा, पेल पिंक कलर आता है, फेड कलर आता है। ये तुम कहाँ पढ़ोगे, अगर तुम हायर लेवल मतलब मास्टर्स में जाते हो या ग्रेजुएशन में जाते हो, वहां पे ये रीजन लिखा होता है। ठीक है, जो DD ट्रांजिशन होती है वो फॉरबिडन होती है, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको 12th में तो नहीं पढ़ना है, तो जितना मैंने पढ़ा है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं बेटा MLCT के एग्जाम्पल दूं, लिख लो, आएगा नहीं, पूछेगा नहीं कोई, बट फिर भी लिख लो। एक तो ये कॉपर फेनेंथ्रीन जो होता है वो क्या करता है MLCT, क्योंकि इसके पास क्या है बेटा, पाई स्टार है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। और लिख लो जो आपका रुदेनियम है बायपिरिडिल, ये भी क्या करता है, ये भी MLCT शो करता है, क्योंकि बायपिरिडिल के पास भी क्या होता है, पाई स्टार होता है। जिसके पास पाई है तो पाई स्टार तो होगा, ये तुमने कहाँ देखा था, MOT में देखा था। ठीक है जी, यस मैम। होते तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ये भी मैंने कुछ याद ही बता दिया, इतना ही ध्यान रखना है तुम लोगों को। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितना पढ़ लिया हमने पढ़ लिया रिडक्शन पोटेंशियल, हमने देख लिया, सारे पॉइंट्स देख लिए, सारे दिमाग में बैठ गए। जो मैंने कल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स के सारे पॉइंट बताए थे वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये सबको पता था कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ट्रिक मैंने बताई रखी है। कलर किसकी वजह से आता है, कलर वैसे तो 3 तरीकों की वजह से आता है, 2 आप यहाँ पढ़ते हो 12th क्लास में, 1 आप 11th में पढ़ते हो, मैं वो भी बता देती हूँ थोड़ा सा। सबसे पहला तो DD ट्रांजिशन, अगर आपके किसी मेटल एटम की कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9 के बीच में है तो वहां पे DD ट्रांजिशन की वजह से कलर आएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे D में कोई अनपेयर्ड कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर भी कलर आता है, वो किसकी वजह से आता है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, जो 2 टाइप की होती है, LMCT और MLCT। ठीक है, लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड। एक कलर आता है आपका फजांस रूल में, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद आ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो। फजांस रूल में हमने क्या बोला था, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है या जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उसका कलर उतना ज्यादा होता है। अगर मैं एक एग्जांपल भी आप लोगों को दूं तो यहाँ पे ये देखो, आपने पढ़ा होगा कि जो AgCl है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, AgBr पेल येलो होता है, और AgI आपने देखा होगा डार्क येलो होता है। तो ये इंटेंसिटी का ऑर्डर है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है AgI का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, I नेगेटिव ज्यादा पोलराइज होता है। पोलराइज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है उसका, ढीला ढाला है। मतलब अगर आप
रेडिएशन दोगे, लाइट इंसिडेंट कराओगे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, जब वापस आएगा तो कलर शो करेगा। जबकि Br का एज कंपेयर टू आयोडीन कम पोलराइजेशन होता है और Cl का सबसे कम, इसलिए इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट कलर आता है, इसका पेल येलो आता है और इसका डार्क येलो। तो ये 3 रीजन रहते हैं जितना आपको अपने 12th 11th में पढ़ना होता है। ये किसकी वजह से है मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, फजान्स रूल। अगर कभी पढ़ना चाहो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं 11th में, मैंने ये करवाया हुआ है फजान्स रूल वाले टॉपिक में, अगर आपको डिटेल में जाना है। ठीक है, इतना हो जाएगा सभी से? यस मैम। उसके बाद है ये वाले चीजें, तो वैसे तो मैं आपको खुद बोलती करने के लिए। क्या हुआ बेटा, नींद आ रही है चैप्टर पढ़ते हो? सच्ची में इतना बोरिंग तो नहीं है। ये देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है बेटा। इधर देखो मैम, बेसिक के लिए कोई वीडियो है? कौन से बेसिक के लिए बेटा, कौन सा बेसिक करना है तेरे को? आप ही तो कह रहे थे मैम बेसिक वीक है, तो वही बताओ। अच्छा, बेसिक पढ़ने के लिए तो बुक पढ़नी पड़ेगी, स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही टीचर बेसिक कराता है। ठीक है मैम, इसे बॉयड वैकेंट और वो भी बोलते हैं ना इसको? किसको बेटा? मैम इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो मैम जो बॉयड होता है, हाँ उसी को ही बोलते हैं। इधर देखो, ये सिर्फ तुम्हें जितना मैंने लिख रखा है उतना ही करना है, ये वही लिखा हुआ है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, वैसे तो खुद पढ़ लेना, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या है। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं बच्चे, लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो जो ये खाली, इधर देखो जो ये आपको लैटिस दिखाई दे रहा है, लैटिस में खाली खाली जगह आपको दिखाई दे रही होंगी, ये वाली, इनको हम क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो छोटे छोटे एटम है वो आके यहाँ पे घुस जाते हैं, लाइक हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो ये एम्प्टी स्पेस को क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या है, इनके पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्या क्या चीजें ये शो करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनने के बाद। पहला तो बच्चे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है, बहुत जो ये बनते हैं बेसिकली बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है कि ये केमिकली क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को क्या करके रखते हैं? रिटेन करके रखते हैं। पॉइंट से आपको ध्यान में रखना है। और ये लास्ट पॉइंट आप ध्यान रखना कि दे आर नॉन स्टोक्योमेट्रिक मटेरियल्स। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे टाइटेनियम और हाइड्रोजन का कोई इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है। अगर टाइटेनियम का रेशियो 1 है तो हाइड्रोजन उसके कंपैरिजन में देखो 1.7 है। तो यहाँ पे क्या है? नॉन स्टोक्योमेट्रिक है, कोई भी ऐसा स्टोक्योमेट्री रेशियो में नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में। उसके बाद आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं? जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। रीजन क्या है? व्हाई दे बिहेव एज कैटलिस्ट? रीजन क्या है? क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी एक्सिबिट करते हैं। मेन रीजन यही होता है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज दिखाने का कि वो क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लिखा हुआ मैंने वेनेडियम का पेंटाऑक्साइड, आपको पता है पी ब्लॉक में पढ़ के आए होंगे कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट वो यूज होता है। राइट। निकल कहाँ यूज होता है? हाइड्रोजनेशन में। आयरन और मोलिबेल्डम कहाँ यूज होता है? सिंथेसिस ऑफ फाइबर प्रोसेस में। इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज कैटलिस्ट, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ट्रांजिशन मेटल को अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में लोगे तो सरफेस एरिया उनका ज्यादा होगा। ठीक है, रिएक्शन अच्छे से होगी। आपके एनसीईआरटी में बेटा एक ये लिखी हुई है रिएक्शन कि जो आयरन 3+ है वो कैटलाइज करता है रिएक्शन को। कौन सी रिएक्शन को? आयोडाइड एंड परसल्फेट। बोरिंग है आई नो, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे ये कैसे। देखो बेटा, आई नेगेटिव क्या करता है? H2OA 2 नेगेटिव के साथ जब रिएक्ट करता है तो आई नेगेटिव आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को क्या करेगा? I2 में करेगा और इसको क्या करेगा? रिड्यूस करके सल्फेट में चेंज कर देगा, पहली चीज। ठीक है, तो जो ये उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आयरन +3 और आयरन +2। तो आयरन +3 क्या करता है? आई नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर खुद को रिड्यूस कर लेता है और आई नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो जाता है। Fe2+ क्या करता है? इसके साथ कंबाइन होके
खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये आपका एनसीईआरटी की रिएक्शन है, नजर मार लेना, क्योंकि अभी तक ये नीट में नहीं पूछी गई है, नहीं पूछी गई है इसका मतलब आने के चांसेस हैं। ठीक है जी, यस मैम, करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये एलओए फॉर्मेशन है। एलओए फॉर्मेशन तो आपको पता ही है कैसे बनता है एलओए, बताओ। मेटल को और मेटलोइड नॉन मेटल को क्या करते हो आप? सॉलिड सॉलिड हाँ ठीक है, लेकिन मिक्स भी कैसे कर सकते हो? मिक्स भी तभी करना है जब दोनों की रेडियाई क्या हो, थोड़ी सी सिमिलर हो। अगर मैं बिल्कुल एनसीईआरटी वाली लाइन बोलूं तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दीज आर फॉर्म्ड बाय मेटल हुज एटॉमिक रेडियाई डिफर बाय नॉट मोर देन 15%। ज्यादा डिफरेंस हुआ किसकी रेडियाई में तो वो एलओए नहीं बनाएंगे, तो सिमिलर रेडियाई होनी चाहिए। कुछ एलओए हैं, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, क्रोमियम स्टील, वेनेडियम स्टील, गन मेटल, बेल मेटल। मैम प्रॉपर्टी भी तो सेम होनी चाहिए इनकी। हाँ जी मैम प्रॉपर्टी भी तो सेम होनी चाहिए। हाँ, मेन कंडीशन है बेटा रेडियाई सेम होनी चाहिए। हाँ, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो सेम होनी चाहिए तभी एलओए बनेगा। ठीक है, लेकिन ये वाली बात मेन ध्यान रखना, ये पॉइंट्स में पूछी गई है। ठीक है, तो मैंने वही पॉइंट्स लिखे हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रास में कौन सा यूज होता है? कॉपर और जिंक यूज होता है, ध्यान रखना। ब्रोंज के एलॉय में कॉपर और टिन यूज होता है। एक गन मेटल होता है, बेल मेटल होता है, उसमें ये ध्यान रखना है। ये सारा लर्निंग वाला है, कैटालिटिक वाला, एलओए वाला, ये सारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ये तुम्हारे लर्न करने का है। ठीक है जी, देखो इधर। इसके बाद ना ये वाला ना एक एनसीईआरटी में तुम्हारा पैराग्राफ दिया हुआ बेटा लास्ट में, इसको तुम्हें पढ़ना है, पढ़ लोगे। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है। क्या ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर? बताओ हाँ या ना। यस मैम। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन के प्रति उसकी भूख ज्यादा होगी, यानी कि उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, और जो जितनी ज्यादा जो आपके लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं उनका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि Mn2O7 कोवेलेंट होता है। ठीक है, V2O5 का जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक होता है, आप लिख भी सकते हो कहीं पे। ठीक है, CrO3 क्या होता है? बेसिक होता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको जो है ध्यान रखना है। जैसे देखो यहाँ पे Cr2O3 क्या है? एम्फोटेरिक होता है। CrO क्या है? बेसिक होता है। ये वाली सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना, कर लोगे। yes. कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस ये आपको पता ही है ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर मैं कंपेयर करूं एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका मेटल एक हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और कोवेलेंट जो जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। हो जाएगा? ओके, ये कुछ क्वेश्चंस मैं लाई थी, मुझे लगा था आज हो जाएगा, तो मैं ये आपको अराउंड आई थिंक 9 to 10 क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ। यस मैम। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ये, और सारे ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप इनको प्लीज। ये वाला देखो नीट 2023 में आया हुआ था क्वेश्चन, हालांकि ये जेई में रिपीट हुआ है, मतलब जेई में आया था, और जेई का देखा देखी नीट वालों ने भी डाला है 2023 में। नहीं, चैप्टर कहाँ खत्म बेटा, अभी तो 4 दिन का और बाकी है। अभी तो है, अभी प्रॉपर्टीज करनी है आपको KMnO4 और K2Cr2O7 की, और फिर लेंथेनॉइड पढ़ने हैं, फिर एक्टिनॉइड पढ़ने हैं, तभी खत्म होगा। 4 दिन का और बचा हुआ है, 4 से 5 दिन का। मैम इसकी मॉड्यूल्स भेज दो ना। मैंने ऑलरेडी भेज दिए बेटा, मैम ने भेज मैंने भेज भी दिए, अपलोड भी कर दिया।